अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद। मेरा नाम है आयशा यूसुफ। आगाज़ मैं करना चाहूँगी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन पर हर मोमिन, न सिर्फ मोमिन बल्कि फ़रिश्ते और अल्लाह ताला ख़ुद दरूद भेजते हैं। उनकी शान में जो गुस्ताखी की गई भारत की हुक्मरान जमात के 2 रहनुमाओं की जानिब से, उस पर मुझ समेत ये इदारा और इसमें काम करने वाला हर शख्स मज़म्मत करता है और हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि इस मामले को आलमी फ़ोरम पर उठाया जाए और भारत से मुआफ़ी का मुतालबा किया जाए। अब आ जाते हैं अपने टॉपिक्स की जानिब। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जानिब से जो इस्तीफ़े जमा करवाए गए हैं पार्लियामेंट के अंदर, कौमी असम्बली के अंदर 131 उनकी तादाद है और ये ऐलान किया गया था इस हुकूमत और स्पीकर जो हैं कौमी असम्बली के, उनकी जानिब से कि 6 जून से इन इस्तीफ़ों का जो प्रोसेस है इनको मंजूर करने का वो शुरू कर दिया जाएगा। आज 6 तारीख है और आज कोई भी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का रुकन कौमी असम्बली पेश नहीं हुआ। इससे पहले मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के ज़रिए वो कह चुके हैं कि हम ऑलरेडी अपने इस्तीफ़े जमा करवा चुके हैं और साबिक डिप्टी स्पीकर जो थे उन्होंने हमारे इस्तीफ़ों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया था। तो अब फ़िलहाल हमारा कोई इरादा नहीं है स्पीकर के सामने पेश होने का। अब सवाल ये बल्कि ख़बरें ये आ रही हैं कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इस्तीफ़ों के मामले पर काफ़ी तज़ब्ज़ुब का शिकार है। एक बड़ा पार्ट जो है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का वो ये चाहता है कि कौमी असम्बली से इस्तीफ़े ना दिए जाएँ, लेकिन रेजिस्टेंस उनको मिल रही है और यही कहा जा रहा है कि हमें असम्बली में वापस नहीं जाना चाहिए। तो प्लान क्या है? पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का जाना चाहते हैं असम्बली में वापस या फिर नहीं जाना चाहते? पहला आज का हमारा टॉपिक ये होगा। दूसरा ये, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ये कहा गया है कि इस मुल्क को नेशनल डायलॉग की ज़रूरत है और जो मुल्की मसाइल हैं उनका हल किसी एक सियासी जमात के पास नहीं है, सबको मिलकर बैठना होगा। क्या ये एक मरतबा फिर से दावत दी जा रही है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को ख़ास तौर पर कि आएँ मुज़ाकरात करें, क्योंकि इससे पहले वो कौमी असम्बली में भी इस तरह की बात कर चुके हैं कि डायलॉग और मुज़ाकरात के दरवाजे जो हैं वो खुले हुए हैं। उसके बाद बजट आने वाला है। वज़ीर ख़जाना पहले ही 2 मरतबा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि आने वाले बजट में जो सब्सिडीज़ दी गई हैं वो भी ख़त्म कर ली जाएंगी। तो आने वाला बजट अवाम दोस्त होगा, अवाम दुश्मन होगा, इसके ऊपर हम बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे गेस्ट रहनुमा तहरीके इंसाफ जहांगीर साहब, रहनुमा मुस्लिम लीग नून सिद्दीकुल फारूक साहब और हमारे साथ एनालिस्ट आज मौजूद होंगे ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब। बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का हमें ज्वाइन करने के लिए। आफ्ताब जहांगीर साहब, आगाज़ में आपसे करती हूँ। सबसे पहले तो सर, क्या इरादा है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का? क्या प्लान किया गया है? आप लोग असम्बलियों में वापस जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आशा कि आपने अपने प्रोग्राम में मुझे मौका दिया और मेरे साथ जो शरीक गुफ्तगू हैं उनको मेरा सलाम। जिस तरह आपने अपने इब्तिदाई हमें बताया कि जो भारत के अंदर हजूर की शान में गुस्ताखाना गुफ्तगू की गई है, उसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ, क्योंकि ये हो नहीं सकता जो वजूद कायनात है उनकी शान में कोई कुछ कह सके, और ये हमारा ईमान है। तो अगर पड़ोसियों को भी और ख़ास तौर पे भारत को चाहिए कि इस किस्म की चीज़ों पर सख्त नज़र रखे, कहीं ऐसा ना हो कि खित्ते का अमन जो है वो ख़राब हो। अच्छा, अब आपकी सवाल की तरफ आता हूँ कि देखिए, बात यह है कि हमने इस्तीफ़े दे दिए हैं, हमने उनको बाहर कह चुके हैं। अब उनका काम ये है कि उनको एक्सेप्ट करे, लेकिन एक्सेप्ट करने के बाद उनको जाना क्या होगा? बाई इलेक्शन में जाना होगा। और बाई इलेक्शन में तो पहले ही इलेक्शन कमीशन कह चुका है कि जी हम तो रेडी ही नहीं है इलेक्शन करवाने के लिए, अभी तो हमारा बहुत सारा काम बाकी है। तो फिर ये इसी तरह 130-135 जो भी आपने अभी तादाद बताई है उसके बगैर ही ये असम्बली चलेगी। तो ये तो बड़ी विन विन पोजीशन है 13 जमातों के लिए कि उनके पास कोई अपोजिशन नहीं है। जिसको अपोजिशन लीडर बनाया वो इत्तफाक से उनकी अपनी जमात का नुमाइंदा है, तो इसलिए वो मज़े से अपने जो चाहे कानून साजी कर लें। लेकिन कौम और आवाम भी और पाकिस्तानी कौम ये देख रही है, पाकिस्तान में भी और बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी रहते हैं वो भी ये देख रहे हैं कि किस किस्म की कानून साजी करेंगे है जो जिसकी कोई हैसियत ही नहीं है। तो उसके बाद ये है कि लोग उसको एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह आज आपने देखा कि आप भी देख ही रहे हैं और आप भी कह रहे हैं कि जो इस वक्त अपोजिशन लीडर जिनको बनाया हुआ है वो बेसिकली उनके साथ ही मिले हुए हैं जो इस वक्त हुकूमत में है, तो अपनी मर्जी से कानून साजी कर सकते हैं। तो सर, ये बेहतर नहीं है कि आप लोग वापस आएँ? आकर सड़कों पर तो हो ही रही है सियासत, लेकिन असम्बली के अंदर भी पूरी अपोजिशन जो है इस हुकूमत को दें ताकि उनको भी ज़रा रेजिस्टेंस का पता चले। नहीं, देखिए, हमने तो ये पहले दिन ही कहा था और हमारा ये कहना है कि ये जिस तरह से ये हुकूमत बनाई गई है, लाई गई है और इनके लाने वालों को भी अब एहसास हो रहा है
तो उसके बाद ये है कि हमारा उसमें वहाँ बैठना जो है वो मतलब मैं ये समझता हूँ कि पार्टी की क़यादत का फैसला है और उसको हमें लब्बैक कहना है, लेकिन मुनासिब नहीं है कि हम वहाँ बैठें, क्योंकि हम मानते ही नहीं है इस तरीके कार को। आज जिस तरह वो गुफ्तगू की बात कर रहे हैं, डॉलर की बात कर रहे हैं, तो वो अगर उस वक्त पार्लियामेंट के अंदर रहते हुए भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से हुकूमत में आए हैं तो उसके बाद तो गुंजाइश बचती नहीं है। लेकिन ये कि चले इनके लिए तो अच्छा है। सर ये जो खबरें आ रही होती हैं कि पीटीआई के अंदर लोग चाहते हैं, अरकान असम्बली कुछ ऐसे हैं जो चाहते हैं कि असम्बलियों में वापस आना चाहिए हमें, तो फिर रेजिस्टेंस कहाँ से मिल रही है? रोक कौन रहा है असम्बलियों में वापस आने से, या फिर तमाम अरकान असम्बली पीटीआई के ये चाहते हैं कि हमने वापस नहीं जाना है और हम रिज़ाइन कर चुके हैं? अच्छा देखें आशा कि हर पार्टी के अंदर ज़ाहिर बात है हर एक की अपनी अपनी एक सोचने का अंदाज़ है। बाज़ लोगों की राय ये है कि जी हमें पार्लियामेंट में रहकर जो है ऑपोजिशन करनी चाहिए, और अक्सरियत की राय ये है कि जी हमें जब हमने बाहर चले गए, इस्तीफ़े दे दिए, तो हमें इस्तीफ़ों पे के दे चुके हैं, तो पार्लियामेंट में जाने के बजाय हमें इलेक्शन में जाना चाहिए। तो बस यही सब है। अब देखते हैं इलेक्शन ये कब कराते हैं, लेकिन लगता तो ऐसे ही है कि ये बजट का इंतजार कर रहे हैं। आफ्ताब साहब, इमरान खान साहब क्या कहते हैं इस मामले पर? वो तो कहते हैं कि जी हमने वापस नहीं जाना है, वापस नहीं जाना। ठीक है सिद्दीकुल फारूक साहब, सर पहले असम्बली वाले मामले पे बात कर लेते हैं, उसके बाद ज़रा आ जाएंगे वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल साहब की बात पे। सर ये जो हुकूमत है ये क्यों चाहती है कि इस्तीफ़े जो हैं फ़ौरी तौर पर मंजूर भी कर लिए जाएं और ये लोग पेश भी हों असम्बलियों के अंदर? आफ्ताब जहांगीर साहब कह रहे हैं कि आपके लिए तो विन विन सिचुएशन है ना, कि अपोजिशन लीडर भी वही हैं जिन्होंने आपका साथ दिया था तहरीक अदम एतमाद में, तो फिर क्यों चाहती है ये हुकूमत के इस्तीफ़े मंजूर हों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो लाखों करोड़ों दुरूद सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुस्तफ़ा ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और ये भारत क्या उसके 2 अरकान पार्लियामेंट क्या दुनिया मिल के भी उनकी शान में गुस्ताखी करे तो उसकी हैसियत ऐसे ही है जैसे कोई चांद की तरफ थूके और उसके अपने मुंह पर। वो तो अल्लाह के महबूब हैं, और जैसे आपने कहा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, कि बेशक अल्लाह ताला की ज़ात पाक और उसके फरिश्ते हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम भेजते हैं, दरूद भेजते हैं, और ऐ मुसलमानों ईमान वालों तुम भी उन पर सलाम भेजो। तो हम भेजते हैं। और सबसे बड़ी बात जो बुनियादी है, सब ने अपनी बात की, वो ये है कि हम आक़ाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चले, उनकी तालीमात अमल करें, अपने किरदार को संवारें, हमारी जुबान से गाली, झूठ, धोखा, फ्रॉड, और बिलखुसूस अपने जो मुसलमान भाई हैं उनके लिए भलाई अमल से भी, हाथ से भी, जुबान से भी होनी चाहिए। दुनिया की कोई ताकत फिर हमें शिकस्त नहीं दे सकेगी। दूसरी बात अब आ जाती है, मेरे आफ्ताब जहांगीर साहब भी भाई हैं और ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब भी भाई हैं। उन्होंने पहले तो ये फरमाया है कि जी इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम इलेक्शन नहीं करा सकते। तो मैं ये अर्ज करूँगा कि इलेक्शन कमीशन ने जनरल इलेक्शंस के बारे में कहा है कि पूरे मुल्क में सारे इलेक्शंस रह गए। ज़िमनी इलेक्शन तो वो तो हो रहे हैं, होंगे भी। अब मसलन पंजाब के जो पीटीआई के 25 मुनाफिकीन डी सीट हो गए हैं, तो उन पे इलेक्शन होने वाले हैं जुलाई में। इसी तरह से कानून साजी की बात तो मेरे भाई ने की। आईन कहता है कि कानून तो अक्सरियत से बन जाता है, आप ना हो, बाइकाट करें, गैर हाजिर हों, पार्लियामेंट के मेंबर जो हैं उनकी अक्सरियत जो है वो तो कानून बना सकती है। तीसरी बात यह है कि इसी असम्बली में जिसके इलेक्शन 25 जुलाई को हुए, इन्हीं में पीटीआई की हुकूमत बनी, और जब पीटीआई की हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद आई तो सुप्रीम कोर्ट इन्होंने ही इनके अपना डिप्टी स्पीकर ने गैर आईनी तौर पर उसको मुस्तरद किया जो उसका हक ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने उसे गैर आईनी करार दे के कहा कि अदम एतमाद में गिनती करवाओ। वो गिनती हुई और उस गिनती के मुताबिक, आइन के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में वो अदम एतमाद पास हुई इमरान खान के खिलाफ, और इमरान खान हेलीकॉप्टर में बैठ के बनीगाला चले गए। तो उसी असम्बली में इनकी हुकूमत बने तो जायज़, और अगर
आइन के मुताबिक इनकलाब अदम एतमाद कामयाब हो जाए तो वो नाजायज़। तो ये फिर देखे ना, ये फिर रियासत मदीना का दावा करने वाले इस तरह की बात ना करें। उसके बाद आती है जनाब अपना इनकी डायलॉग की बात या इनके दीगर मामलात की बात। तो मैं एक बात कहूँगा कि फिर अगर यहाँ से इस्तीफ़ा देते हैं मेरे भाई, सेनेट से भी इस्तीफ़ा देना, जो पार्लियामेंट का हिस्सा है, वो वहाँ क्यों बैठेंगे? वहाँ सेनेट से भी इस्तीफ़ा दे दें। भाई जी हम तो इस पार्लियामेंट में बैठते ही नहीं, तो जल्दी करें सेनेट से भी इस्तीफ़ा। सही, लेकिन सर क्योंकि आप मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखते हैं, इस वक्त आपकी जमात के वज़ीर आज़म हैं, और जो हुक्मरान होते हैं या जो हुकूमत में जमात होती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, उसको ज़रा दिल बड़ा करना पड़ता है। आपको नहीं लगता कि आपको कन्विंस करना चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि मुल्क के हालात इस तरह के हैं कि आपको असम्बली में वापस आना चाहिए, एक नया बहरान ना हो, या फिर अगर एक्सेप्ट हो जाते हैं इस्तीफे, 131 सीटें हैं, 131 सीटों के ऊपर अगर इलेक्शन करवाया जाता है उस पर जो खर्चा आएगा, अब मुसद्दिक मलिक साहब कहते हैं हमारे पास जहर खाने के पैसे नहीं हैं, तो सर उस पर भी तो पैसे लगेंगे। तो उस चीज़ से बचने के लिए आपको नहीं लगता कि ये हुक्मरान जो हैं उनको इनिशिएटिव लेना चाहिए? अच्छा, बाज़ बातें जो हैं वो मुहावरतन बोली जाती हैं, जहर खाने के लिए पैसे नहीं हैं। मतलब सर यही ना कि बड़ा कम है, बड़े कम पैसे हैं, ज्यादा पैसे नहीं है, मुल्क चलाने के पैसे नहीं है। पता है ना, वो कैलकुलेशन हुई है 40 अरब रुपए जनरल इलेक्शंस पे लगेंगे। हमने इनिशिएटिव लिया और जो डायलॉग है, ग्रेटर डायलॉग कह लें या नेशनल डायलॉग जो है, वो वजीर आजम ने उसकी पेशकश कर दी ना, और बार बार कहा जा रहा है, और खुद इनकी पार्टी के अंदर आफ्ताब जहांगीर भाई ने भी तस्दीक की कि मुख्तलिफ आरा हैं। तो भाई आप पार्लियामेंट में, अगर इस पार्लियामेंट में आपकी हुकूमत बने तो ठीक, ये में यार एक होना चाहिए, इसलिए आप आए पार्लियामेंट पे बैठे। हम तो बार बार कह रहे हैं, हमारे लोग कह रहे हैं, इनके अपने अंदर के जो लोग हैं समझदार, वो कह रहे हैं कि भाई पार्लियामेंट में आए, पार्लियामेंट का फोरम क्यों छोड़ते हैं। तो मैं भी कहूंगा जान आफ्ताब जहांगीर साहब, बिस्मिल्लाह करा तो आ जाओ पार्लियामेंट। सही है, चलें जी, ऑफ़र एक मरतबा फिर से करा दिया है आफ्ताब जहांगीर साहब आपको। मैं ब्रिगेडियर साहब की तरफ बढ़ जाऊँ, उसके बाद वापस आऊँगी आपकी तरफ, इसका जवाब भी लूँगी। ब्रिगेडियर साहब, नेशनल डायलॉग कितनी ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त मुल्क को, एक नेशनल डायलॉग की, तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ मिलकर बैठने की, ताकि मुल्क में जो मसाइल हैं इस वक्त उनका हल निकाला जा सके, और कितनी अप्रोप्रिएट आपको लगती है ये ऑफ़र वज़ीर आज़म की? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं भी ये कहूँगा कि जितना भी कंडेम किया जाए जो इंडियन पार्लियामेंटेरियंस ने जो अपना गुस्ताखी की है हमारे प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम उन पे, तो मेरा ख्याल है कि हमारा वो रिएक्शन अभी तक उस तरह नहीं आया जिस तरह के होना चाहिए था। मिडल ईस्ट पे तो आप देखें, उन्होंने उनके तमाम मेड इन इंडिया गुड्स जो हैं उनको स्टोरों से निकाल दिया है और एक बड़ा सख्त रिएक्शन, बॉयकॉट किया है, सख्त रिएक्शन आया है। हम यहाँ पे इंडिया के साथ ट्रेड की भी बात कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि आने वाला ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, फॉरेन मिनिस्टर, गवर्नमेंट की तरफ से, ISPR की तरफ से बड़ी स्ट्रॉन्ग कंडेमनेशन आई है, मुसल्लह अफवाज की तरफ से, वो सब ठीक है। लेकिन मैं समझता हूँ कि आने वाला जो जुमा है इस पे पूरे पाकिस्तान में इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दी अपना पॉलिटिकल पार्टीज, सब लोगों को बाहर निकलना चाहिए और इसको कंडेम करना चाहिए। आपको पता है इंडियंस तो वैसे ही अंडर प्राइम मिनिस्टर मोदी वो एंटी मुस्लिम है, एंटी पाकिस्तान है, जिस तरह वो कश्मीर बर्बरियत कर रहे हैं। वो अपनी रिसेंटली कितने उन्होंने कश्मीरी नौजवानों को वहाँ पे शहीद किया है। तो मैं समझता हूँ एक रवायती ये नहीं है कि उनके हाई कमिश्नर को बुला के हमने उनको कहा एक अपना प्रोटेस्ट लॉन्च किया। हमें फिजिकली पाकिस्तानी अवाम को इस फ्राइडे को बाहर निकलना चाहिए ताकि दुनिया को पता लगे कि ये वो मुल्क है जिससे इस्लामोफोबिया पे भी एक UN रेजोल्यूशन आई है, UN डे मनाया जाता है हर साल इस्लामोफोबिया पे, और यहाँ पे भी जो इन्होंने की है इतनी हाईली कंडेमेबल गुस्ताखी, उसके ऊपर भी पूरी पाकिस्तानी कौम जो बाहर निकली है। अब जो आपका सवाल है उस पर देखें, मैं ये कहूँगा कि आजकल जो हमारे पिक्यूलर हालात हैं हमारी इकोनॉमी के, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के, तो ये इसमें कोई हर्ज नहीं है। हमने पहले भी मैं कई दफ़ा कहा था कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, गवर्नमेंट एंड द ऑपोजिशन, इफ दे सिट टुगेदर फॉर अ नेशनल डायलॉग
कि मुल्क को कैसे इन बुरहानों से निकाला जाए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वापस लाई जाए, इकोनॉमिक सिक्योरिटी जो है उसको इंश्योर किया जाए। और इलेक्शन तो होने हैं, चाहे इस साल हो चाहे अगले साल हो, इलेक्शन तो होने ही होने, 11-12 महीने रह गए फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। तो मेरा ख्याल है देयर इज नो हार्म, बैठना चाहिए इनको। लेकिन अब मसला ये है कि जो एक बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन जाहिर बात है पीटीआई ने भी ली है, इमरान खान ने भी पोजीशन ली है कि इन लोगों के साथ नहीं बैठना जो गवर्नमेंट के इस वक्त मेन फंक्शनरीज हैं। तो एक वो चीज़ रास्ते में। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, खबरें ये आ रही हैं, पीटीआई के अपने लोग कह रहे हैं कि आज भी कहा गया है कि जी एक बैक चैनल चल रहा है, देयर इज अ बैक चैनल बिटवीन पीटीआई एंड द गवर्नमेंट, और जिसमें कुछ अगर बातें तय हुई हैं जो कि इमरान खान को एक्सेप्टेबल नहीं है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि पीटीआई के अंदर कुछ स्टेटस को एलिमेंट्स हैं जो 2014 में भी इनको वापस पार्लियामेंट में लेके गए थे, आपको अगर याद हो, धरने के बाद। बिल्कुल। और अभी भी वो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि प्रिवेल कर रही है इमरान खान पे। जाहिर बात है उनका नैरेटिव और है, वो एक गुस्से में है, भाई जो कुछ हो गया, लेकिन वो उनको लेके इस तरफ जिसको कहते हैं ना चैनलाइज कर रहे हैं, आहिस्ते आहिस्ते उनको गाइड कर रहे हैं कि जी पार्लियामेंट वापस जाएं। मैं ये समझता हूँ कि देखें, जब पता है कि आगे इलेक्शन होने हैं, डायलॉग तो होना चाहिए बिल्कुल। अगर इमरान खान उसमें खुद नहीं भी बैठते हैं, उनके जो वो अपना अपॉइंटेड टीम है, उनके जो टॉप लोग हैं, वो बिल्कुल डायलॉग करें, कोई ऐसा तरीका निकाले, तमाम स्टेक होल्डर बैठे। जी मैं तो कहता हूँ बिल्कुल तमाम स्टेक होल्डर, लेट द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वो अपना फैसिलिटेट करें एक नेशनल डायलॉग, बिकॉज आफ्टर ऑल इसका पूरी कौम चीफ जस्टिस साहब की तरफ देख रही है। वो करें एक डायलॉग, पॉलिटिकल डायलॉग फैसिलिटेशन में कोई हर्ज नहीं है। एस्टैब्लिशमेंट अगर फैसिलिटेट करती है कोई हर्ज नहीं है। आफ्टर ऑल अपनी जेब के लिए तो कोई कर रहा है, पाकिस्तान के लिए कर रहा है, पाकिस्तान के पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए। अगर पीटीआई इस लाइन पर आती है कि ठीक है मुज़ाकरात होने चाहिए और दोबारा से असेंबलियों में आने की बात करती है, तो एक रिजिड पोजीशन लिए हुए हमें जो इमरान खान साहब या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत नजर आती है, आपको नहीं लगता कि उस पर भी असर पड़ेगा, इमरान खान की सियासत के ऊपर भी? देखिए वो बिल्कुल देखें ना, ये तो उनको इस वक्त खदशा ये है कि जो इस वक्त उनका नैरेटिव है, जिसके ऊपर उन्होंने लॉन्ग मार्च भी किया, और तो लॉन्ग मार्च उस लिहाज से उतना कामयाब नहीं हुआ, लेकिन बहरहाल जो सीरीज ऑफ जस्टिस उन्होंने किया वो तो उसमें बड़ा स्पेक्टेकुलर किस्म का सक्सेस उनको मिला है। लेकिन अगर वो पार्लियामेंट में आते हैं तो वो ये समझ रहे हैं कि हमें हमारे जो वर्कर्स हैं और जनरल इन द आईज ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान हमारा इमेज जो है वो गिरेगा, हमारा नैरेटिव जो है वो ख़राब हो जाएगा, हमारी जो हमने एक स्टेटेड पोजीशन ली हुई है वो लगेगा कि हमने कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया है। तो ये सारा उनका जो मूवमेंट है वो फिर आगे पीछे हो जाएगी। तो प्रॉब्ली वो एक सब बड़ी हेजिटेशन है उनके लिए कि वो कैसे जाए। अंग्रेजी में व्हाट डू यू थिंक ब्रिगेडियर साहब के जो वो सोच रहे हैं, ठीक सोच रहे हैं या नहीं, कि वाकई में आगे पीछे हो जाएगी, या उनके बयानिए पर या उनकी पॉपुलैरिटी पर इससे फ़र्क पड़ेगा या नहीं? पर मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि जिस तरह का उन्होंने एक हाइप क्रिएट की हुई है, जिस तरह उन्होंने अपने वर्कर्स को चार्ज किया हुआ है, ये 11-12 जो जलसे हुए, कल परसों तक जलसे हो रहे थे, जिस तरह वो चार्ज करके खास लेवल पे ले आए, वो तो एक बहुत बड़ा एंटी क्लाइमेक्स हो जाएगा उनके वर्कर्स पॉइंट ऑफ व्यू से लिए कि जी देखें ये तमाम फिर इतना शोर डालने की क्या जरूरत थी, तो पहले ही आप ना जाते। लेकिन मैं यहाँ एक पॉइंट कहता हूँ, देखिए वो जो नोटिफिकेशन किया था उस वक्त के डिप्टी स्पीकर एज द एक्टिंग स्पीकर, भाई अगर वो नोटिफिकेशन हो गया, नेशनल असेंबली की तरफ से नोटिफिकेशन आउट हो गया, चला गया इलेक्शन कमीशन में, तो अब इस तमाम चीज़ को रिवर्स करना ठीक है, इनके बैक चैनल चल रहे हैं, उसमें क्या गिव एंड टेक होती है वी डू नॉट नो, ऑल्दो जो लोग कर रहे हैं उनको पता होगा। तो वो नोटिफिकेशन शुड स्टैंड। आफ्टर ऑल वो नोटिफिकेशन को गैर आईनी तो नहीं था ना, फ्रॉम दैट ही वाज द एक्टिंग स्पीकर एट दैट टाइम, कासिम सूरी साहब, तो वो भी हमें ध्यान में रखना है। मेरा ख्याल है इस वक्त एज हमारा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए जितनी जल्दी हो सके ये तमाम मामलात को ठीक करके इकोनॉमी के मुश्किल फैसले ये ले रहे हैं, और अभी आने वाले बजट में भी मुश्किल फैसले आ रहे हैं, मुझे उसमें कोई शक नहीं वो होगा। तो फिर सोचें कि जनाब लेट्स गो और जाएं अपना बैक टू इलेक्शन कराएं, जनरल इलेक्शन, ताकि फिर चीज़ें क्लियर हो जाएं। ठीक है, सिद्दीकुल फारूक साहब कोई कमेंट करना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं आफ्ताब जहांगीर साहब आपकी तरफ आते। जी सिद्दीक साहब। बात पर ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब की
ये जो नोटिफिकेशन और ये जो रिजेक्ट की थी अदम एतमाद आर्टिकल 5 की खुद साख्ता इंटरप्रिटेशन करके, ये दर हकीकत सुप्रीम कोर्ट का प्रेरोगेटिव है कि अगर किसी आइन के आर्टिकल, क्लास या सब क्लास में कोई एम्बिग्विटी हो, कोई इबहाम हो, तो उसकी तशरीह के लिए, इंटरप्रिटेशन के लिए वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ रेफर किया जाता है। उन्होंने खुद इंटरप्रेट किया और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच 5 मेंबर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अंडर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यूनानिमसली उन्होंने डिक्लेयर किया कि डिप्टी स्पीकर का ये इकदाम गैर आइनी है और उन्होंने उनके उस इकदाम को ख़त्म कर दिया। इसलिए फारूक हमीद साहब का ये कहना कि जी वो भी डिप्टी स्पीकर, एक्टिंग स्पीकर था और उसका भी तो जो गैर आइनी नहीं था, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब की ये सोच, अप्रोच और ये राय जो है, ये बिल्कुल इसकी कोई हैसियत नहीं रह जाती। अब ठीक है आफ्ताब जहांगीर साहब, सर बैक चैनल राब्ते हो रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस हुकूमत के साथ। सबसे पहले तो इसके ऊपर बताइएगा कि वाकई में कोई बैकडोर राब्ते चल रहे हैं इस हुकूमत के साथ पीटीआई के? अच्छा आयशा, अभी मेरे भाई सदीकुल फारूक साहब ने एक बात की, देखें सुप्रीम कोर्ट ने तो अब डिसीजन दे दिया, मैं अपनी राय दे रहा हूं क्योंकि मुझे हक है इस बात का कि जब आर्टिकल 5 के तहत जब हमने डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो उस आर्टिकल 5 को तो टच ही नहीं किया। उन्होंने तो उस मौजू पर गए नहीं और अभी तक नहीं गए। देखें, उसको भी तो देखना चाहिए था कि आखिर वो क्या वजह थी जिसकी बुनियाद के ऊपर डिप्टी स्पीकर ने एक रूलिंग दी है। अच्छा, फिर दूसरी तरफ ये है कि रूलिंग जो है वो 69 आर्टिकल 69 के तहत कहीं चैलेंज भी नहीं हो सकती। ये तो सारा कुछ इसी पाकिस्तान में हुआ है और जो रात को 12 बजे अदालतें खुली हैं वो यहीं पे हुई हैं, यहाँ और कहीं नहीं हुई, समझे ना। तो इसलिए इस बहस में पड़े बगैर, लेकिन ये है कि देखें अगर राब्ते कहीं हैं तो मेरे इल्म में तो नहीं है, लेकिन यकीनन जैसे आपको भी पता चला होगा, किसी और को भी पता होगा कि राब्ते हैं। अगर राब्तों से कोई बेहतर चीज निकलती है तो इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। लेकिन अगर जाहिर यकीनन मुझे उम्मीद है कि अपनी पार्टी की कायदीन से कि वो जब भी कोई चीज़ होगी वो यकीनन अपने पार्टी के जो नुमाइंदे हैं उनके साथ भी उसको डिस्कस करेंगे, उनके सामने भी रखा जाएगा और वो जो फैसला कायदीन करेंगे वो तो हम एज ए पार्टी डिसिप्लिन हमें मानना ही है। लेकिन जो जिस तरह आपने सुना इस तरह मैं भी सुन रहा हूँ टीवी चैनल्स के जरिए कि कोई राब्ते हुए हैं जिसपे कोई अभी तक कोई ऐसी बातचीत हुई है जो कि खान साहब को जो है वो काबिल कबूल नहीं है। तो जब तक कायद को काबिल कबूल नहीं है तो हम उसको कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। अच्छा आफ्ताब जहांगीर साहब, अगर मुल्क के वसी तर मफाद के अंदर ये नेशनल डायलॉग की बात की जा रही है और पीटीआई को भी ऑफर दी जा रही है, जैसे कि अभी सदीकुल फारूक साहब ने भी कह दिया कि आपको वापस आना चाहिए असम्बलियों में, हम तो आपको वेलकम करेंगे, इसी तरह से अगर नेशनल डायलॉग के लिए आपको बुलाया जाता है तो क्या पीटीआई तैयार है ये एक कुर्बानी देने के लिए कि जो एक रिजिड पोजीशन इमरान खान साहब ने या पीटीआई ने ली थी कि हमने वापस नहीं जाना, या फिर हम अपने वर्कर्स को क्या कहेंगे कि पहले हमने कहा हम इस्तीफे दे के बाहर निकल रहे हैं और हमने इनके साथ नहीं बैठना और अब हम वापस जा रहे हैं, क्या पीटीआई तैयार है मुल्क के लिए ये करने के लिए? अच्छा देखें, सबसे पहले तो मेरा दीन, मेरा मजहब है, उसके बाद मेरा मुल्क है, फिर बाद में हम ये सानवी हैसियत रखते हैं। ये जमातें जो है ना ये तो फिर तीसरी जगह दर्जे में आती हैं। लेकिन पाकिस्तान पहले, अगर पाकिस्तान के मुफाद के अंदर कोई गुफ्तगू होती है तो उस पर बैठने में कोई हर्ज नहीं है, बैठा जा सकता है पाकिस्तान के मुफाद की खातिर, और यकीनन पाकिस्तानी कौम भी उसको अप्रिशिएट करेगी। लेकिन पता तो चले कि वो क्या वो जो जिस बात पे डॉलर करना चाहते हैं, गुफ्तगू करना चाहते हैं, वो है क्या, वो तो मंजर आम पे लेकर आए। ये तो ये कहते थे, देखिए ये तो ये कहते थे कि जी हमने आना है और आने के बाद हमने वो करिश्मा दिखाना है, अलादीन का चिराग है हमारे पास कि हमने रगड़ना है, चीजें बिल्कुल स्मूथ हो जाएंगी, हम ना बिजली बढ़ाएंगे, ना गैस बढ़ाएंगे, ना पेट्रोल बढ़ाएंगे, ना कीमतें बढ़ाएंगे। लेकिन अचानक क्या हुआ जी, और इनके अपने जो है पार्टी के अंदर सदीकुल फारूक साहब की जो बिजनेस फोरम के लीडर हैं वो ये कहते हैं कि इन मिच्योर किस्म का है वजीर खजाना लगा दिया है, नालायक जिसको पता ही कुछ नहीं। वो उनके अल्फाज है जो मैं कह रहा हूँ, ये मैं नहीं कह रहा, इनके अपने एमएनएस के अल्फाज हैं। तो जब इस किस्म की सूरत हाल हो कि आप एक तरफ कहो
और फिर आप खुद ही कहो कि ये खड़े होकर तकरीरों में कहते थे कि जो रात को 12 बजे जो फैसला होता है वो तो डाका होता है, तो रात को 11:30 बजे एक फैसला किया 30 रुपए बढ़ाने का, और उसके बाद 11:30 बजे दूसरा फैसला कर दिया पेट्रोल बढ़ाने का है, और फिर गैस भी बढ़ा दी है और वो बिजली भी बढ़ा दी है, और उस 60 रुपए का जो इम्पैक्ट आया है पूरे पाकिस्तान की दूसरी चीजों के ऊपर भी वो आपके सामने है। तो इस वक्त तो लोगों की चीखें निकल गई हैं, लेकिन यह कि अभी भी ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि इनके पास कोई सिस्टम नहीं था। आपने देखा माहिर माशियात बहुत सारे बैठते हैं चैनल्स के ऊपर, वो बता रहे थे कि बहुत ही स्मूथली पाकिस्तान जो है ना अपनी पटरी पे चल पड़ा था, तरक्की की तरफ जा रहा था। स्पीड पे हो सकता है किसी को इत्तफाक और इख्तलाफ हो कि कोई कहता हो कि 60 की स्पीड है, कोई कहता होगा 10 की स्पीड से जा रहे हैं, लेकिन सब इस बात पे इत्तफाक करते हैं कि गाड़ी पाकिस्तान की जो है माशी तौर पर अपनी सही सिमत की तरफ जा रही थी। तो इन्हें बड़ी जल्दी थी और इन्होंने पूरा, इनको पता था कि अगर 2023 में अवाम की अदालत में जाएंगे और जो चीजें तहरीक इंसाफ आवाम की अदालत में लेके जाएगी उसको पेजराई मिलेगी, और जो थोड़ी बहुत जो पीपल्स पार्टी है जो कि अंदरूनी सिंध की जमात है वो वहां से भी खत्म हो जाएगी। अभी भी आप देख लें जो हालत है, जो थोड़ी बहुत कसर थी, नून लीग को थोड़ा बहुत कोई रिस्पॉन्स मिलना भी था, तो वो इन्हीं चीजों की वजह से उसकी भी आप सूरत हाल देख लीजिएगा क्या होती है। अभी बाई इलेक्शन में आपको पता चल जाएगा। चलें देखते हैं। मैं बात करना चाहता हूँ जी ब्रिगेडियर साहब, 2014 में अगर आपको याद है सानिया APS के बाद खान साहब ने अपना धरना खत्म किया था, ऑब्वियसली वो रिक्वायरमेंट भी थी उस दिन की। उसके बाद तमाम पॉलिटिकल पार्टी दे सैट टुगेदर, एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई थी, जनरल राहील शरीफ भी उस पर बैठे थे। इट वाज कंप्लीट हमारी नेशनल लीडरशिप थी, और जिन्होंने फिर वो नेशनल एक्शन प्लान और सानिया APS के बाद जो फॉलो अप एक्शन थे, मिलिट्री कोर्स, वो तमाम चीजें जो पाकिस्तान में फिर बाद में हुई, वो किया एक पूरे कंसेंसस के साथ। मैं ये समझता हूँ इस वक्त हमारी मईशत के साथ जो सानिया वाली कोई सूरत हाल है, ठीक है मुश्किल फैसले हो रहे हैं, कोशिश की जा रही है टू रिस्टोर दी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इस और जो महंगाई की हालत है और जो एक्सपेक्टेड और भी है, उस पर मेरा ख्याल है उसी तरह का एक स्पिरिट के साथ, मोटिवेशन के साथ एक नेशनल प्लान बनना चाहिए, और उस पर ये तमाम पॉलिटिकल पार्टी इररिस्पेक्टिव गवर्नमेंट में, अपोजिशन में, और कोई उनके अलावा भी जो पार्टीज हैं जिस तरह जो कि गवर्नमेंट में नहीं है या अपोजिशन में नहीं है, उन तमाम को आना चाहिए, और इस पे बिल्कुल ऑल स्टेक होल्डर्स टू सिट डाउन और दे शुड मेक अ प्लान हाउ टू विद द कंसेंसस कि हमने कैसे इस सूरत से निकलना है, बल्कि उसके अंदर इलेक्शन का टाइम फ्रेम की भी बात की जाए ताकि एवरीबडी शुड बी ऑन बोर्ड, और ओनली फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान। कोई उसमें सियासत की बात न कर रहे, कोई अपनी पॉलिटिकल पार्टी के इंटरेस्ट की बात न कर रहे। देखें ये वक्त है and the political parties and the leadership should rise above their political वो जो उनके इंटरेस्ट है। पार्टी वो सियासत चलती रहेगी पाकिस्तान। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, और खुद ही अपने एक्सपीरियंस से सीखना चाहिए। अगर 2014 में इस तरह से साथ बैठकर इतने अच्छे आउटकम निकल सकते हैं, पाकिस्तान दहशतगर्दी की जंग जीत सकता है, तो फिर हम इन सब चीजों से भी निकल सकते हैं। क्यों नहीं? बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है। सिद्दीकुल फारूक साहब, आप कुछ कहना भी चाह रहे हैं, लेकिन साथ में अपना सवाल भी ऐड कर देती हूँ। ये जो आफ्ताब जहांगीर साहब बात कर रहे थे, मेरा सवाल ले लीजिए। आफ्ताब जहांगीर साहब बात कर रहे थे, मैंने एक वीडियो देखी जो एक्टिंग गवर्नर स्टेट बैंक हैं डॉक्टर मुर्तज़ा सैयद साहब, वो भी ये बात कर रहे थे कि जो हमारे इंडिकेटर्स हैं इकोनॉमी के वो बड़े ज़बरदस्त हैं। अगर हम 2019 से उनका मवाजना करें तो पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो सही सिमत में जा रही है। इसके अलावा भी और इकोनॉमिस्ट हैं, उनकी जानिब से भी इसी तरह की बातें की गई। लेकिन मुस्लिम लीग नून या इस वक्त जो हुकूमत में जमातें हैं वो कहती हैं कि PTI ने मुल्क का बेड़ा गर्क किया, इकोनॉमी का बेड़ा गर्क किया। तो जो इस वक्त गवर्नर स्टेट बैंक हैं वो भी आपके ही लगाए हुए हैं, वो PTI ने तो नहीं लगाए, तो उनकी बात ठीक है या फिर आपकी जो जमातें हैं हुकूमत में मौजूद उनकी बात ठीक है? पहली बात तो मैं ब्रिगेडियर साहब ने ये जो तजवीज़ दी कौमी मफाद में, इसको सपोर्ट करते हुए इन्होंने नवाज शरीफ साहब का नाम नहीं लिया। जिस नवाज शरीफ की हुकूमत के खिलाफ इमरान खान ने 126 दिन का धरना दिया, उन्होंने APS के बाद एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और उन्होंने उसी इमरान खान को अपने राइट हैंड की तरफ बिठाया था। लिहाजा ये बात जरा ज़हन में रखनी चाहिए। दूसरी बात मैं ये अर्ज करूंगा कि जो बहुत ही अहम बात है वो ये है जो आफ्ताब भाई ने की कि कौन सी रूलिंग जो है वो किसी फोरम पर स्पीकर की नहीं चैलेंज हो सकती। वो है हाउस को चलाने के लिए
जो पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस है, पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस, उसमें स्पीकर जो रूलिंग देगा वो तो चैलेंज नहीं हो सकती, लेकिन स्पीकर का इक़दाम जो आइन की, मैंने जैसे कहा, आर्टिकल, क्लास और सब क्लास के खिलाफ होगा, मुतसादिम होगा, वो तो चैलेंज होगा, वो चैलेंज होगा और आइन से मुतसादिम होना उसका साबित हो जाएगा तो नल एंड वाइड भी हो जाएगा। पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस चैलेंज नहीं होती, लिहाजा ये क्लियर कर लें। दूसरी बात उन्होंने फरमाई अलादीन का चिराग। मेरे भाई 100 दिन में इनकलाब लाने की बात आपने की थी जब आपको मैंडेट मिलने वाला था, जैसे भी मिला। ये लाहौर का आखिरी जलसा था जिसमें इमरान खान ने कहा 100 दिन में एक जो है वो करोड़ मकान और 50 लाख जनाब 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख मकान और पता नहीं क्या क्या। फिर जब अखबार नवीसों ने पूछा 100 दिन के बाद तो कहा 6 महीने, फिर पूछा तो कहा साल, फिर 5 साल और फिर कहा नहीं 10 साल होने चाहिए। तो इसलिए आप ये बात हमें नहीं, हमने ये जरूर कहा कि हम ये करेंगे, लेकिन हालात, आप तो मईशत का सैलाब, तो ये IMF के साथ आप ऐसा करें अपना आयशा, आप जरा शौकत तरीन के क्लिप्स चलाएं जो उन्होंने पार्लियामेंट को बताया, जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस साहब की भी चलाएंगे। मिफ्ता इस्माइल साहब जब अपोजिशन में थे वो क्या कहते थे, वो भी चलाएंगे। सिद्दीकुल फारूक साहब वो कहते थे 12 रुपए का बिजली का यूनिट होना चाहिए, पेट्रोल की कीमत 75 रुपए होनी चाहिए, और कहते थे कि आप हमें आने दें, हम आएंगे तो देखिएगा हम कैसे बिजली की कीमतों को नीचे करेंगे। मैं ये कर रहा हूँ कि जो उन्होंने IMF के साथ मुआहदे किए, पहले तो वो बताइए ना, हमने तो मुआहदा नहीं किया ना। तो जब उन्होंने ये मुआहदा किया, और इमरान खान का क्लिप भी कि इमरान खान ने कहा पेट्रोल तो महंगा होगा, तो इसलिए वो जो मुआहदे हैं अब इसमें से निकलते निकलते वक्त लगेगा, क्योंकि ये अगर हम ना करें तो पाकिस्तान डिफॉल्ट करता है, और पाकिस्तान खुदा न खास्ता डिफॉल्ट करे तो हमारा कोई जहाज किसी बैरून मुल्क एयरपोर्ट पे नहीं उतरेगा, और जो IMF के और दूसरे वर्ल्ड बैंक वगैरह के नुमाइंदे यहाँ के बैठ जाएंगे और फिर देखें क्या होता है। तो सर ये PTI को ही करने देते ना आप लोग, ये फैसले, ये इतने मुश्किल फैसले, ये सियासत की कुर्बानी आप PTI को ही करने देते। आप लोगों ने क्यों ये अपनी जिम्मेदारी खुद अपनी पसंद से अपने सर पे क्यों ले ली? ये वो फिर किसी दिन ऐसा करें कि आफ्ताब जहांगीर साहब या PTI का कोई एक आदमी और मुझे आप बुलाएं और बताइए, मुझसे पूछिए, और इन्हें भी कि हमने ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस क्यों किया, ये हम आपको मैं बताऊं। यही तो मैं पूछ रही हूँ सर, बता देना, अभी पूछ रही हूँ। प्रोग्राम में पूरी तफसील से बताएंगे, मैं इस वक्त पूरी तैयारी के साथ नहीं बैठा हुआ। अच्छा ये बात है, ठीक है, चलिए सर एक ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद वापस आएंगे तो आपसे मैं कंटिन्यू कर लूंगी। एक ब्रेक नाज़रीन, वापस आएंगे यहीं से कंटिन्यू करेंगे, स्टे विद अस। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। सिद्दीकुल फारूक साहब से हम बात कर रहे हैं और हमारे साथ आफ्ताब जहांगीर साहब और ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब भी मौजूद हैं। सिद्दीकुल फारूक साहब, आप अपना कमेंट जो कर रहे थे वो कंप्लीट कर लीजिएगा प्लीज। जी, मैं इकानमी के हवाले से, ये अभी 1 महीना हुआ है PTI की हुकूमत अदम एतमाद से ख़त्म हुई, तो तकरीबन 3 हफ्ते बाद जो इनके शौकत तरीन सा वज़ीर ख़जाना थे, उन्होंने पब्लिकली कहा कि इमरान खान के पास कोई माशी प्लान ही नहीं था। इसी इन्होंने ही, जब ये एडवाइज़र थे इसी पे, तो इन्होंने 1 अप्रैल 2021 को इंटरव्यू देते हुए एक बड़े चैनल के 10 बजे कहा कि हमारी हुकूमत ने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है। इन्होंने जो कीमतें हैं पेट्रोल और वगैरह वगैरह की वो बढ़ाई है, एक्सचेंज रेट 165 रुपये कर दिया है, इससे मईशत का बेड़ा गर्क हुआ है, ये उन्होंने ही कहा। इसलिए मैं कहूँ तो गलत होगा, चले एक लम्हे के लिए गलत तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहता, लेकिन इनके अपने, जिसको फिर 17 अप्रैल को उन्होंने वजीर खजाना बनाया, तो उन्होंने ये इनकी इकानमी, और ये फिर इन्होंने आज से 1 महीना पहले इन्होंने अपने लीडर के बारे में ये कहा कि उसके पास तो माशी प्लान नहीं है। दूसरी इन्होंने बात की कि रात के 12 बजे पेट्रोल, देखिए मसला ये हुआ से आप कॉन्फिडेंशियल ना रखते, सीक्रेट ना रखते, तो मालूम है आयशा कि वो पेट्रोल पंप जो है वो कुछ कोशिश करते हैं पेट्रोल छुपाने की या करने की, और लोगों की लाइनें लग जाती हैं, पेट्रोल नहीं मिलता। तो रात को बगैर बताए पेट्रोल की कीमत जब बढ़ी तो फिर लाइनें नहीं लगी, हमने ये उसका किया, बाकी पेट्रोल तो बढ़ा। और आपके
के मुताबिक पढ़ाना पड़ा। ठीक है। अच्छा, माजद के साथ हमारे साथ सलमान नईम साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुनहरिफ और अब डी-सीट हो चुके हैं रुकन, वो हमारे साथ मौजूद हैं। ज़रा उनसे बात कर लेते हैं। सलमान साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आप फिर तैयार हैं ये जो ज़िमनी इंतखाब होने जा रहा है उसके अंदर हिस्सा लेने के लिए, और नून लीग की टिकट मिल गई है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वालेकुम अस्सलाम। आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपने शो में इनवाइट किया। जी बिल्कुल, एक सियासतदान हमेशा जो है वो इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार होता है और हम भी हर वक्त तैयार हैं। मेरे ऊपर तो मैं जब आज़ाद जीत कर पीटीआई में शामिल हुआ उसके 12 दिन बाद ही डी-सीट का केस कर दिया गया था 2018 में, तो मुझे इन्होंने तीसरी दफ़ा डी-सीट करवाया। मेरे लिए कोई ये नई बात नहीं है, पीटीआई हमेशा मेरे साथ भी करती आई है। तो इसलिए अब आप नून लीग की तरफ से टिकट लड़ेंगे, इलेक्शन लड़ेंगे उनकी टिकट पे? जी इंशाल्लाह, अगर ज़िमनी इलेक्शन होता है तो मैं नून लीग की तरफ से लड़ूंगा। ठीक है। अच्छा सलमान साहब, ये भी इत्तलात आ रही हैं कि आपके मुकाबले में शाह महमूद कुरैशी साहब एक मरतबा फिर से इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, तो फिर कोई प्रेशर है आपके ऊपर? और इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है मुल्क के अंदर और पीटीआई जिस तरह से पावर शोज कर रही है, उसके बाद कैसी तैयारी है आपकी इलेक्शन की? जी बिल्कुल कोई प्रेशर नहीं है। उस टाइम बल्कि ज्यादा पॉपुलैरिटी थी 2018 में जब ये शाह महमूद कुरैशी साहब लड़े मेरे खिलाफ इलेक्शन। मैं तब आज़ाद था, ये पीटीआई से थे। नून लीग का भी एक कैंडिडेट था, उन्होंने भी 20-21 हज़ार वोट लिए। अब तो मैं नून लीग से आ रहा हूँ और 1-on-1 जो है वो इनसे मुकाबला होगा, तो मैं तो बल्कि ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि शाह महमूद कुरैशी साहब आए। और मैंने पिछले 2-3 दिन से अपनी कैंपेन में मैंने इनको बल्कि दावत भी दी है कि ये खुद इनको इलेक्शन में आना चाहिए बजाय कि किसी और को उतारें यहाँ पर। सही। अच्छा सलमान साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये इल्ज़ाम लगाया है कि आपको या जो एक पूरा ग्रुप बना था जहांगीर तरीन ग्रुप, उनको अरबों रुपए दिए गए थे और आपके कहने पर तैनातियां हुई थी, तकर्रुर और तबादले हुए थे, तो ये इल्ज़ाम उन्होंने आपके ऊपर लगाया। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? नहीं, शाह महमूद कुरैशी साहब एज यूजुअल जो है वो झूठ बोल रहे हैं और इस तरह की मुझे 1 रुपए का फंड भी नहीं दिया गया। उन्होंने मेरे ऊपर स्पेसिफिकली 1 अरब रुपए लेने का इल्जाम लगाया है। 1 रुपए का भी उस्मान वजार साहब ने मुझे फंड नहीं दिया। एक डायरेक्टिव इशू हुआ था जी, उस पर कभी भी अमल दरामद नहीं हो सका। अब आज भी अगर हम उसकी पीएनडी की या फाइनेंस डिपार्टमेंट की डेट्स उठा के देख लें तो वो मई 2022 की है, जब हमजा शहबाज साहब की गवर्नमेंट बन चुकी थी, तो मैंने काम शुरू करवाए। और उससे पहले सीएम ऑफिस जो है वो उसमें सारा रिकॉर्ड मौजूद है, इनके पास भी मौजूद होगा। शाह महमूद कुरैशी साहब वो झूठ का सहारा ले रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और तो सलमान साहब, पीटीआई के दौरे हुकूमत में या जब तक आप पीटीआई के अंदर रहे हैं तो आप लोगों को तरक्याती फंड्स नहीं मिले? जी मैं अगर अपनी स्पेसिफिकली बात करूं तो मैं पहले भी बताया कि मैं जब आज़ाद जीत कर पीटीआई में शामिल हुआ तो 12 दिन बाद पीटीआई ने मेरे ऊपर डी-सीट करने का जो है वो केस कर दिया इलेक्शन कमीशन में। 7 अगस्त 2018 को ही मेरे ऊपर पीटीआई ने केस कर दिया। पीटीआई के लॉयर्स मेरे खिलाफ पेश होते रहे, तो मुझे इन्होंने फंड क्यों देने थे? मुझे तो इस चीज की सजा दी गई कि मैंने क्यों शाह महमूद कुरैशी को हराया। हालांकि पहले इन्होंने मुझे दावत दी, इमरान खान साहब ने मुझे दावत दी, तरीन साहब मेरे घर पे आए, इन लोगों ने मुझे दावत दी, मुझे शामिल करवाया, उसके बाद मेरे ऊपर ही केस कर दिया। तो मुझे क्यों इन्होंने फंड देने थे? और ब्यूरोक्रेसी जो है वो शाह महमूद के ताबे थी। ज़ाहिर है मुल्तान में उनका होल्ड था जब पीटीआई की हुकूमत थी। तो शाह महमूद कुरैशी साहब जो है ना वो दूसरों को लोटा लोटा कहते रहते हैं। लेकिन अब वो इल्जाम लगा रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी जो है, जो तैनातियां आपके कहने पे हुई थी वो अब आपके ताबे हैं। नहीं बिल्कुल, ब्यूरोक्रेसी तो सारी चेंज हो चुकी है वैसे भी जब से ये नई गवर्नमेंट बनी है। और मैं शाह महमूद कुरैशी साहब को यही पैगाम दूंगा कि खुद पार्टियां बदलने वाला दूसरों पर अगर इल्जाम लगाए लोटे का, तो तीसरी पार्टी। आपने भी तो पार्टी बदल ली है ना सलमान साहब, आप भी तो नून लीग में चले गए। मैंने कभी भी किसी पार्टी के टिकट पे इलेक्शन नहीं लड़ा। पहली बार मैं अगर लड़ूंगा तो मुस्लिम लीग नून पे लड़ूंगा। शाह महमूद ने 4 पार्टियों के टिकट पे इलेक्शन लड़ा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। सलमान नईम साहब हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन अरकान में शामिल थे जिनको मुनहरिफ अरकान या डी-सीट कर दिया गया अदालत की जानिब से। वो बात कर रहे थे कि वो पूरी तरह से तैयार हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब अगर उनके खिलाफ अब जो इत्तलात आ रही हैं इलेक्शन लड़ते हैं तो उसके लिए वो तैयार हैं।
ब्रिगेडियर साहब आपकी तरफ में आ जाती हूँ। सर, इस वक्त जो सिचुएशन हम देख रहे हैं इकोनॉमी की भी डेफिनेटली हम बीच बीच में बात कर रहे होते हैं। 10 जून को नया बजट पेश होने जा रहा है और उसके अंदर मिफ्ता इस्माइल साहब वज़ीर ख़जाना जो हैं उन्होंने पहले भी ये कह दिया था जब दूसरी मरतबा उन्होंने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाई हैं कि अभी भी हम 8 रुपये की सब्सिडी दे रहे हैं इस पेट्रोल की कीमत पर, लेकिन अब जो अगला बजट पेश होगा उसके अंदर हम वो सब्सिडी भी नहीं देंगे। उसके बाद आज ये भी खबरें आई कि IMF ये भी नहीं चाहता कि सरकारी मुलाजमीन की जो तनख्वाहें हैं उनके अंदर इजाफा हो। हुकूमत चाहती है कि एडहॉक अलाउंसेस जो हैं वो दिए जाएं, IMF वो भी नहीं चाहता। तो सर, हर एक चीज़ IMF से पूछ कर ही की जाएगी अब? देखें, ये बहुत ट्रेजेडी हुई है पाकिस्तान के साथ। ये अभी नहीं है कि ये पहली मरतबा ये गवर्नमेंट जो है या PTI गवर्नमेंट IMF के पास गई है। ये तो मेरे ख्याल है 23 मरतबा जो है हम पहले IMF के साथ प्रोग्राम कर चुके हैं। कब वो वक्त आएगा, पाकिस्तानी अवाम हम कह रहे हैं कि कब वो वक्त आएगा कि हमारे इकोनॉमिक मैनेजर्स, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप खुदारा को ऐसे हालात क्रिएट करे, कुछ ऐसे स्टेप्स ले अपना इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए, कि IMF से हमारी जान छोड़े। IMF का मतलब है कि वो डिक्टेट करते हैं, आपको एंटी पीपल पॉलिसीज के ऊपर मजबूर करते हैं जिसमें अवाम जो इफेक्ट होते हैं। IMF कभी ये नहीं कहेगा कि पाकिस्तान की जो अशराफिया है, पाकिस्तान की जो एलीट है, जिनके इस पूरे मुल्क पे कब्जा है, हर डिपार्टमेंट में उनका कब्जा है, हर जगह वो बैठे हुए हैं कि जनाब ये एलीट जो है इसकी ताकत को कम किया जाए। इस एलीट के जो अपने ये तमाम जो इनके पास फैसिलिटीज इनको मिली हुई हैं, हर किस्म की फाइनेंशियल अदरवाइज, उनको ख़त्म किया जाए। एलीट को मजबूर किया जाए कि वो पाकिस्तान के गरीब अवाम को लुक आफ्टर करें। उल्टा ना हो कि गरीब अवाम जो है उनके वो टैक्स दे के इन अमीर लोगों को जो है वो पालें और ये अपनी अय्याशी करें। मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ कि आने वाला बजट बिल्कुल मुझे लग रहा है कि मुश्किल होगा और सख्त होगा, कीमतें भी और बढ़ेगी और मुश्किल फैसले भी आएंगे। बट बात वही है, देखें मैं जो अब आपको जिस तरह लाना चाह रहा हूँ, हम हर शख्स पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। आज मैं अपने और आपको पता है कि पाकिस्तान का जो स्ट्रेटेजिक वेपन प्रोग्राम है या न्यूक्लियर प्रोग्राम आम इस्तेलाह में हम कहते हैं, इस पर मैं नोट कर रहा हूँ, मुझे बड़ी तशवीश है। मैं समझता हूँ हमारी सिविल मिलिट्री लीडरशिप को भी तशवीश होनी चाहिए कि ये क्यों यहाँ पे सोशल मीडिया के ऊपर एक बड़े गैर जिम्मेदाराना तौर पे पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में खदशात का इजहार किया जा रहा है। मानते हैं, हम सब मानते हैं कि पाकिस्तान के दुश्मन पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम की हमेशा उनकी मुखालिफत रही है, उनको कभी एक आंख नहीं भाया हमारा प्रोग्राम। लेकिन खुदारा जिस किस्म की हम गुफ्तगू कर रहे हैं, स्पेकुलेशन कर रहे हैं, पेसिमिज्म कर रहे हैं, ये दुश्मन के मुंह में हम जो है ना अल्फाज खुद डाल रहे हैं। मुतनब्बे भी किया है चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी ने कि बिला जरूरत तबसरे की जरूरत नहीं है। जी एग्जैक्टली, फाइनली आज चेयरमैन जॉइंट चीफ ने भी किया उस सेमिनार में नश्र में कि भाई ये बड़ा हमारा रिस्पॉन्सिबल, पूरी दुनिया जानती है, इट इज अ वेरी सेफ एंड सिक्योर स्ट्रेटेजिक वेपन प्रोग्राम। तो लिहाजा पाकिस्तान के इंटरेस्ट में कि इस पे कोई गुफ्तगू खाम खा नहीं होनी चाहिए। मैंने ट्वीट भी किया 2-3 दफा कि खुदारा यार बाकी सियासत करें, एक दूसरे का अपने सियासी तौर पर सर फाड़ना फाड़े, लेकिन ये काम ना करें। सही, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, बिल्कुल ब्रिगेडियर साहब। लेकिन एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगी कि हम 5th जनरेशन वॉरफेयर की बात करते हैं, सोशल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया के दौर में आप ये तो कह सकते हैं, रिक्वेस्ट तो कर सकते हैं, अपने तौर पे कोशिश कर सकते हैं लोगों को बताने की कि भाई आपको इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन आप कंट्रोल नहीं कर सकते। सोशल मीडिया अनकंट्रोलेबल है इस मामले में कि आप लोगों की आवाज़ को रोक नहीं सकते हैं। नहीं मैं समझता हूँ पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप, इमरान खान साहब, बाकी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, बाकी वो तमाम लोगों को अपील करें जनाब, आप हैं तो सारे पाकिस्तानी ना, कि भाई ये बाकी जो मर्जी आपने सियासत करनी है करें, क्रिटिसाइज करें जो है, लेकिन खुदारा इस सब्जेक्ट को हमारे सोशल मीडिया पर डिस्कस नहीं होना चाहिए। और क्विकली इलेक्शन की आपने बात की, देखें जब PTI पावर में थी आपने देखा था इनका बाई इलेक्शन का परफॉर्मेंस बहुत कमजोर था। मैं पंजाब के वाले से बात कर रहा हूँ। अब जबकि PMLN पावर में है पंजाब में, मैं समझता हूँ कि ये जो 20 बाई इलेक्शन आ रहे हैं इसमें PMLN जो है, क्योंकि वो पावर में है, जाहिर बात है एडवांटेज तो है, हमेशा सिटिंग गवर्नमेंट को एडवांटेज होता है जो कि PTI को नहीं हुआ था। लेकिन
मैं समझता हूँ कि डिस्पाइट द फैक्ट कि इतना हाइप क्रिएट किया गया, इतना नैरेटिव बनाया गया है बाय द पीटीआई, लेकिन पीटीआई का प्रॉब्लम है कि जब बाय इलेक्शन आते हैं इनके लोग मेहनत नहीं करते हैं, वो निकलते नहीं है बाहर, दे डोंट गो आउट, जिस तरह कि उनको मेहनत करनी चाहिए। तो मुझे नहीं लग रहा है डिस्पाइट द हार्ड वर्क बाय इमरान खान इन जलसा, ये पीटीआई के वर्कर उस लेवल पे नहीं जाएंगे और मुझे लगता है इनको नुकसान होगा आने वाले इलेक्शन में। ये मैं बाई इलेक्शन की बात करूं पंजाब की। ठीक है, आफ्ताब जहांगीर साहब, सर मैं चाहूंगी कि हमारा जो लास्ट टॉपिक था थोड़ा सा जरा उसके ऊपर एक एक कमेंट मैं ले लूं बाकी दोनों मेहमानों से। ऑडियो वीडियो लीक जो है वो कभी किसी की आ जाती है, कभी किसी की आ जाती है। आजकल एक और ऑडियो लीक जो है उसके ऊपर बातचीत चल रही है और पीटीआई पर, इमरान खान साहब पर, उनकी अहलिया के ऊपर करप्शन के इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि किस तरह से आप लोग जो है रिश्वत लेकर लोगों के काम करवाया करते थे। तो सर इसके ऊपर क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है, ये जो इस तरह की बातें की जा रही है? अच्छा आयशा, पहली बात तो ये कि जो भी ऑडियो और वीडियो आ रही है उसको उसकी तरदीद भी आ रही है साथ साथ। अच्छा, अभी आपने खुद ही बताया कि आजकल सोशल मीडिया और ये सारी चीज़ें जो है इतनी वाइब्रेंट हो गई हैं कि आजकल आप जो मर्जी चाय बना दो, बाज़ दफ़ा तो ऐसी वीडियो बन जाती है कि लगता है कि मैं खुद ही मौजूद हूँ, जबकि मैं वहाँ मौजूद नहीं होता। लेकिन सर ये बड़े सीरियस एलिगेशंस है ना, इसके ऊपर तो आपको नहीं लगता कि पीटीआई को चाहिए कि अदालत में लेकर जाए, इनका फोरेंसिक करवाए? मैं आपको एक बात कह रहा हूँ कि देखिए सीरियस एलिगेशन है, बिल्कुल है। जिस फराग गोगी की बात कर रहे हैं, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता उसको, लेकिन सुना है उसका सुसर जो है मुस्लिम लीग नून का बड़ा अहम वर्कर है, एमपीए है शायद, समझे ना। तो मतलब ये कि अब उसको चाहिए ना कि सुसर को चाहिए अपनी बहू को, उसका बेटा है, उसकी बहू है, वो बोले भाई आ जाओ, आके मरियम नवाज के सामने पेश हो जाओ और बता दो भाई तुमने क्या क्या किया, कौन सा ट्रांसफर पोस्टिंग, मुझे याद है मैंने एक शो में देखा था और हमारी ब्यूरोक्रेसी, उनके सुसर थे जो एमपी है, उन्होंने कहा था कि मेरे बेटे या बहू के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, उन्होंने ये कहा था एक प्रोग्राम के अंदर। ऐसे ही होता है जब कोई इस किस्म की बात होती है ना, तो जब कोई किस्म की बात होती है तो वो यही कहते हैं कि जी मेरा बेटे से कोई ताल्लुक नहीं है, कभी बाप बेटे का ताल्लुक खत्म नहीं होता, चाहे भी तो नहीं खत्म कर सकता वो, समझे ना। या तो उसने उस वक्त कोई अखबार में इश्तिहार दिया होगा कि मैंने अपने आप को ला ताल्लुक कर लिया है, आग कर दिया, कोई ऐसी चीज आई हुई है तो वो दिखा दे कि जी देख लें ये तो 3 साल पहले 4 साल पहले इनके सुसर साहब ने अपने बच्चे को आग कर दिया था, तब तो हम कहेंगे हाँ यार इसने तो पहले से अपने आप को डिसाइड कर लिया था। लेकिन देखें, मैं ये आपको बताऊं कि ये जो इतनी खतरनाक गुफ्तगू हो रही है ना, ये इसलिए हो रही है जो सोशल मीडिया में भी कि हमने अपने आप को इन्वॉल्व कर लिया है। अगर हम अपने आप को इन्वॉल्व ना करते, हम अपने आप को दूर रखते इन सारी चीजों से, तो फिर ये सारी चीजें, ये बातें, गुफ्तगू नहीं होती जो हो रही है, जो नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान मुस्तहकम होगा तो मेरे बच्चों का फ्यूचर मुस्तहकम होगा, पाकिस्तान मुस्तहकम होगा तो मैं ये समझता हूँ कि हम इस दुनिया के अंदर 5वां बड़ा मुल्क है। ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। सर लास्ट मिनट है, मुझे सदीकुल फारूक साहब का कमेंट लेने दें। पर बने थे जी, ठीक है आफ्ताब साहब, हो सकते हैं जी सदीकुल फारूक साहब, लास्ट कमेंट के सामने कशकोल लेकर घुमाना शुरू कर दिया। ठीक है आफ्ताब साहब, ठीक है जी सदीकुल फारूक साहब। सोशल मीडिया का इस्तेमाल अच्छा होना चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा मनफी इस्तेमाल सोशल मीडिया का पीटीआई और इमरान खान ने किया, जो नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि मरियम नवाज साहब तो सोशल मीडिया वालों के साथ बैठ के तकरीर कर रही थी, उनको इंस्ट्रक्शन दे रही थी। सदीकुल फारूक साहब आज तो आपकी लीडर जो है, आज सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के साथ बैठी हुई थी लाहौर के। कंप्लीट करने देना, लास्ट कमेंट है, क्या करना है क्या नहीं करना है सर, बात करने दें। जी सदीकुल फारूक साहब, 1996 में नवाज शरीफ साहब कार्नेगी एंडाउमेंट अमेरिका के प्लेटफॉर्म पे गए और उन्होंने एटमी ढाल का दिफा किया और 28 मई को आके फिर धमाके भी कर दिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब इस प्रोग्राम जो है अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ा महफूज है और इस पे ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए। तो हमारे पास ख़त्म हो गया है, हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद थे, उनके साथ गुफ्तगू रही है, जो पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है। कल एक मरतबा फिर से हाजिर होंगे, अपना ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।